नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। जी हां, जंग का काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है। ईरान ने समंदर में अपनी सबमरीन उतार दी है। इधर अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए चला जा रहा है। दोनों तरफ से धमकियां और एक दूसरे को पैगाम इशारों इशारों में चुनौती देने की भी कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, खास तौर से ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती साहब। शौकत भारती साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल इस वक्त आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से अमेरिका चारों तरफ से ईरान को घेर रहा है और जंग करीब करीब तय हो चुकी है, ऐसे में किस बात का इंतजार किया जा रहा है? इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया इस सवाल के जवाब के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अटैक करने कौन आ रहा है। अटैक करने अमेरिका आ रहा है। ईरान अमेरिका के ऊपर चढ़कर नहीं जा रहा है। ईरान तो डिफेंस की पूरी तैयारी कर रहा है और उसने एक तरह से डिफेंस शुरू कर दिया है। आप देखें कि जब ईरान के बॉर्डर से ये जो टेररिस्ट को डाला जा रहा है, यानी कुर्द को या आईसिस के लोगों को, तो ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया। अब जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे या ये पता चल जाएगा कि अटैक होने वाला है, तो फिर ईरान जो है अटैक कर देगा। घेराबंदी तो पूरी तरीके से हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि असलहों का अंबार जो है मिडिल ईस्ट के अंदर भी फैला दिया गया है। खासकर जॉर्डन की जो बेस है वो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आ चुकी है उनकी। दुबई उसके पीछे खड़ा हुआ है। बाकी ईरान ने एक नक्शा जारी करके मिडिल ईस्ट के लोगों को कह दिया है कि तुम्हारे यहाँ से अटैक होगा तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप देखें, उन्होंने एक बयान दिया है कि ना सिर्फ हमारे जो पड़ोस के मुल्क हैं, बल्कि उन्होंने साइप्रस को भी कह दिया अगर तुम्हारे यहाँ से अटैक होगा तो हम अटैक करेंगे। इंडियन ओशन के तरफ भी आप ये देखिए, पूरी तरीके से उन्होंने तैयारी कर रखी है। उनके मिसाइल्स, उनके ड्रोन्स और उनका वॉरशिप जो है, ड्रोन वॉरशिप जो है, जिससे वो ड्रोन से अटैक करेंगे। ठीक है, उनकी सबमरीन्स जो हैं वो सब के सब जो है वो बिल्कुल एक्टिव हैं। तो जो अटैक करने के लिए आया है, अटैक वो शुरू करेगा या शुरू करने वाला होगा, तो ईरान उसके ऊपर बगैर किसी खौफ के अटैक कर देगा। अमेरिका पूरी सैन्य ताकत लेकर आ रहा है शौकत भारती साहब, और बार बार अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा हमला होगा और इस बार ईरान रिएक्ट करने लायक, प्रतिक्रिया देने लायक भी नहीं बचेगा। इस तरह की धमकियां भी सामने आई हैं पिछले दिनों। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ईरान का रिएक्शन क्या होगा अगर हमला होता है, तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी, ईरान किस तरह से रिएक्ट करेगा? देखिए, ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी वो तो आप ईरान के रिवोल्यूशन के बाद से देख लें। जब रजा शाह पहलवी की हुकूमत गिरी, उसके बाद अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्सेस को भेजकर, जैसे आपने देखा कि अभी वेनेजुएला में वहां भेजकर उसके सदर को उठा लिया, वैसे ही इन्होंने अपनी डेल्टा फोर्सेस भेजी। ईरान ने क्या किया? उनको सक्सेस नहीं होने दिया, उनके हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए। ईरान कहीं जाकर अटैक करता नहीं है और ईरान उससे डरता है। आपने देखा होगा कि सद्दाम हुसैन से जब ईरान के ऊपर हमला कराया गया, उसमें पूरी तरीके से तमाम अरब ममालिक भी शामिल थे। इजराइल भी था, अमेरिका भी था, ब्रिटेन भी था, यानी यूरोप, अमेरिका, इजराइल, अरब कंट्रीज, और उस वक्त यूएसएसआर जो था यह भी शामिल था। और 8 साल ईरान ने जंग लड़ी और ईरान ने नहीं कहा कि जंग को बंद कर दो, बल्कि इन तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जंग को बंद कर दो। तो ईरान का रिएक्शन जो है वो बिल्कुल आएगा। ईरान पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। प्रतिक्रिया देखना हो तो आप देख लीजिए कि जब ही अटैक हुआ था तो उसके बाद ईरान ने क्या प्रतिक्रिया की थी।
ईरान ने नहीं कहा था कि जंग रोको, बल्कि इजराइल के तरफ से, अमेरिका की तरफ से कतर ने कहा कि भाई अब आप इस जंग को रोक दें। तो ईरान की प्रतिक्रिया जो है वो वैसे ही होगी जैसा कि उन्होंने कहा है, और उन्होंने जो बयान दिया है उसको भी आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि किसी की भी फौजें अगर हमारे ग्राउंड के ऊपर आएंगी तो हम वहां अटैक करेंगे, हमारी फिजाई हुदूद को यानी हमारे आसमान को कोई, जो हमारी सरहदें हैं हवाई, उसको अगर कोई पार करेगा तो हम अटैक करेंगे, हमारी जो पानी की सरहदें हैं उसको कोई वायलेट करेगा तो हम वहां के ऊपर अटैक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई हमारे ज़मीन के अंदर बूट रखेगा तो हम वहाँ पर भी अटैक करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने सीरिया के अंदर बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए 80 कंट्री के टेररिस्ट बनाकर जो है वहाँ की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की थी, जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो ईरान ने अपने ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए। यहाँ तक कि इराक के अंदर जब मोसाद के लोग मिलकर वहां से एक तैयारी कर रहे थे कि हम ईरान के ऊपर कैसे अटैक करेंगे, और वहां ईरान को इंफॉर्मेशन मिल गई तो ईरान ने अटैक कर दिया। तो प्रतिक्रिया तो ईरान ने देना शुरू कर दिया है कि हम ज़बानी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, हम अमली प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। शौकत भारती साहब, ईरान और अमेरिका के बीच के इस तनाव, इस कशीदगी के बीच एक मुल्क ऐसा है जिसकी चर्चा फिलहाल कम हो रही है लेकिन उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है इस्राइल। क्या ईरान इस्राइल पर हमला कर देगा? अगर ईरान को लगता है कि बिल्कुल खतरा उसके सिर पर आ गया है, ऐसी स्थिति में वो क्या इस्राइल को निशाना बना सकता है? क्या इस्राइल भी इसको लेकर तैयारियां कर रहा है? क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस्राइल भी पूरी तैयारी कर रहा है और उसको भी यह अंदेशा है, यह आशंका है कि ईरान उसके ऊपर प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकता है। देखिए, इजराइल को आशंका नहीं है, पूर्ण विश्वास है, और यह जबानी दावा नहीं है। आपने देखा कि जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान ने कतर में जो अमेरिकन बेसेस थी वहां पर भी अटैक किया, और ईरान ने इजराइल के ऊपर भी अटैक किया। और ये जो जंग थी जिसमें 80% जो मिसाइल्स गद्दार अरब ममालिक के जरिए रोक लिए गए, और सिर्फ 20% मिसाइल जो है वो इजराइल के ऊपर गिरा, उसका आपने हशर देखा। 33% जो क्या कहते हैं इजराइल जो है वो बर्बाद हो गया, चाहे वो एरो 3 हो, चाहे वो डेविड स्लिंग हो, चाहे उनका आयरन डोम हो, और चाहे अमेरिका का थॉट सिस्टम, वो सब फेल हो गया और ईरान ने रिएक्शन किया। और यही वजह है कि वो जो 12 दिन की जंग हुई उसको देखने के बाद इजराइल इतना परेशान है कि बंकर्स खोल दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, एक तरह की इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि आशंका ही नहीं, इजराइल को पूर्ण विश्वास है कि ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है अगर उसको ये खतरा हुआ कि यहाँ से हमला होने जा रहा है। तो बिल्कुल वो अपना रिएक्शन देगा इमरान साहब, इसमें कोई इफ और बट की बात नहीं, इसलिए कि ईरान जो कुछ कहता है वो करता जरूर है। ठीक है, आपने ईरान की ताकत बता दी, आपने कह दिया कि ईरान सब कुछ कर सकता है, और 12 दिनों की जंग का भी आपने जिक्र कर दिया। लेकिन अगर हमला हुआ या जंग शुरू हुई तो एक तरफ से अमेरिका मारेगा, एक तरफ से इस्राइल मारेगा। इस बार दो तरफा मार ईरान को पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में ईरान क्या करेगा? देखिए इमरान साहब, जो आप दो तरफा की बात कर रहे हैं, मैंने आपके पिछले ही क्वेश्चन में इस बात को बता दिया कि दो तरफा नहीं, सद्दाम हुसैन के पीछे यूरोप भी खड़ा था, अमेरिका भी खड़ा था, इजराइल भी खड़ा था, तमाम अरब ममालिक भी खड़े हुए थे। और उस वक्त नया नया ईरान जो था वो संभल भी नहीं पाया था, रिवोल्यूशन आया था।
और उस वक्त जो सद्दाम हुसैन की फौजें जो घुसी थीं, तो खुर्रम शहर को इन्होंने खूनी शहर बना दिया था। लेकिन ईरानियों ने फाऊ की बंदरगाह से जहां दलदल था, वहां से घुसते 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 अपनी जमीन को खाली करवा दी और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि दुनिया ने दांत के नीचे उंगली दबा ली, जबकि वो ईरान बिल्कुल कमजोर ईरान था। ईरानियों के पास अपने मुल्क की दिफा का एक बहुत बड़ा मजबूत जो है जज्बा है, और उसके पास जो लीडरशिप है, ऐसी कैरेक्टर वाली लीडरशिप है कि दुनिया में आप उसका बदल लाकर नहीं दिखा सकते। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को आप देख लीजिए, उनके कैरेक्टर को देख लीजिए, उनकी प्रॉपर्टीज को देख लीजिए, उनका रहन सहन देख लीजिए, उनका खाना पीना देख लीजिए, और अभी तक जो कुछ उन्होंने कहा है उसको देख लीजिए, वो पूरी तरीके से करने के लिए तैयार है। तो ये जो दो नहीं, और भी कई तरफ से ईरान के ऊपर अटैक होगा। ईरान ने तो क्लियर कट कह दिया है कि हम ऑल आउट वॉर लड़ेंगे। ईरान ने नक्शा डाल दिया है, छुपाया नहीं है, अरब कंट्रीज का, कि जहां से अटैक होगा हम वहां से अटैक करेंगे। सोच लो, हमारे नेबर कंट्रीज भी इस बात को सोच लें। उन्होंने तो अफगानिस्तान को भी कह दिया, उन्होंने तो पाकिस्तान को भी कह दिया, बलूचिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ से आपने देखा कि इससे पहले जैसे ही एंट्री हुई, ईरान ने वहां के ऊपर अटैक कर दिया। तो ईरान वाले जो हैं अपने जमीन की हिफाजत के लिए दोनों तरफ से नहीं, चाहे जितनी तरफ से हमला करें, वो पूरी तरीके से तैयार हैं उसका जवाब देने के लिए। जी, और अब बात कर लेते हैं अरब देशों की, उन मुस्लिम ममालिक की जिनको लेकर आप अक्सर शौकत भारती साहब जोर देकर कहते हैं कि अगर गद्दारी हुई कहीं से तो वो अरब देशों से होगी। आप बार बार ये इल्जाम लगाते हैं कि मुनाफिकत अगर कहीं से हुई तो अरब देशों की तरफ से होगी, जबकि अरब देशों में से कुछ देशों ने तो, जो बड़े देश हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि हम ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपने देश की जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मान लीजिए जंग की कोई सिचुएशन बनती है जैसा कि लग रहा है, ऐसे में अरब देशों की भूमिका क्या होगी, आप क्या देखते हैं? इमरान साहब, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है कि अरब देशों की भूमिका क्या रहेगी। और जो भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि जब से इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर अटैक किया है, अरब ममालिक की भूमिका या मुस्लिम ममालिक की भूमिका क्या रही है। मुस्लिम ममालिक की जो भूमिका रही है वो किसी से छुपी नहीं है। इजराइल को पेट्रोल देना, इजराइल को जेट देना, इजराइल को इंटेलिजेंस देना, इजराइल पर होने वाले हमले को अपने यहाँ से रोकना, इजराइल को अपनी एयर स्ट्रिप्स देना। जब हौती उनकी सप्लाई चेन काट देता है रेड सी से, तो उसके बाद दुबई के अंदर सारे ट्रक्स उतरते हैं, वाया सऊदी जाते हैं, और फिर उसके बाद वो जॉर्डन और मिस्र की तरफ से आते हैं। और फिलिस्तीनियों को क्या दिया, कौन सी मदद की? इतनी बड़ी बड़ी फौजें रखने के बाद, सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप से हथियार खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया? और अभी आप करंट देखें, फ्रंट के ऊपर आकर कौन खड़ा है? जॉर्डन। कौन है? अरब। कौन है? मुस्लिम मुल्क। पीछे लाइन में कौन खड़ा है? यूएई। ठीक है, आप ये देखें कि इनकी भूमिका देखिए कि जैसे ही ईरान के ऊपर इजराइल हमला करता रहा, अमेरिका हमला करता रहा, मदर बॉम्ब गिराता रहा, ये नहीं बोले, लेकिन जैसे ही कतर की बेस के ऊपर हमला किया, इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तो इन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर ये ईरान के लिए क्या करेंगे? जैसे फिलिस्तीनियों के लिए जबानी जमा खर्च इन्होंने किया, और धीरे धीरे आज देखिए कि क्या हाल कर दिया है फिलिस्तीन को। क्या ये अरब ममालिक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े होते? क्या ये टर्की, क्या ये सऊदी अरब, क्या ये जॉर्डन, क्या ये कतर,
मिस्र की दीवार मिली हुई थी, पानी नहीं पहुंचा सका। जब अमेरिका के लोग कहते थे नेगोशिएशन का एक ड्रामा चलता रहा, इतना अटैक हुआ है वहां के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर, सीज फायर कराने के बावजूद भी लोग मारे जा रहे हैं। तो इनसे अगर कोई उम्मीद रखता है, और मैं इनको ऐसे ही मुनाफिक नहीं कहता हूं, और मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने तरफ से नहीं कहता हूं, जो अमेरिका और यूरोप को अपना सरप्रस्त बनाए हैं, उनके गाइडलाइन के ऊपर चल रहे हैं, उनके साथ में बाकायदा तौर के ऊपर जैसा वो चाह रहे हैं वैसा समझौता कर रहे हैं। अभी आप देखिए बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी जो पूरा सपोर्ट इनको मिल रहा है। आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी इन्होंने ईरान के फेवर में वोट न देकर किनारे रहकर बता दिया कि ये कहां खड़े हुए हैं। तो यहूद और नसारा को सरपरस्त बनाने वालों को कुरान ने मुसलमान नहीं माना है। कोई भी कुरान खोल कर देख ले, उनका शुमार उन्हीं के अंदर किया गया है। तो इनका रोल तो सामने है। सबसे बड़ा हमला अगर शुरू कहीं से होगा तो जॉर्डन से। तो यह है अरब का रोल जो सबको दिख रहा है। अब अगर किसी को अक्ल नहीं है तो मैं क्या करूं। शौकत भारती साहब, आप खुद अक्सर ये कहते रहे हैं कि ईरान कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलता है, उसने भी बहुत तैयारी कर रखी है और उसकी तैयारियां करीब करीब 50 साल से जारी हैं। आपका इशारा अक्सर रहता है उसके प्रॉक्सी की तरफ, जिन्हें दुनिया प्रॉक्सी कहती है। आप कहते हैं कि हिमायती तंजीमें हैं, संगठन है, चाहे हूती हो, यमन के अंसारुल्लाह, या फिर हिजबुल्लाह हो, लेबनान के, या इराक की तंजीमें, या 40 से ज्यादा संगठन जो लगातार ये कहा जाता है कि ईरान के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर अब जंग स्टार्ट हो रही है तो इन संगठनों की क्या भूमिका रहेगी, ईरान के इन प्रॉक्सियों का क्या योगदान उसमें रहेगा, क्या ये सीधी जंग में उतरेंगे, और इराक से जो पड़ोसी है ईरान का, वहां से कितनी बड़ी मदद मिलेगी? क्योंकि आप ही अक्सर कहते रहे कि ईरान का इराक के अंदर जबरदस्त दखल है। एक तरह से ईरान या इराक एक तरह से ईरान बन चुका है। ऐसे में इराक का और उसकी प्रॉक्सी जो वहां पर तैनात है, उनका क्या रोल रहेगा? देखिए, हमने आपको अरबों के रोल के बारे में बता दिया है, और उसको चेक कर लीजिए आप फिलिस्तीनियों की मदद से कि ये किधर खड़े हैं। अब सवाल यह है कि प्रॉक्सीज क्या करेंगी। तो प्रॉक्सीज क्या करेंगी नहीं, गजा का मामला जब हुआ तो फिर इन प्रॉक्सीज ने क्या किया आपने देखा। 41 कंट्रीज का अलायंस बनाने के बावजूद जब हौती को इन्होंने चाहा कि वो रुक जाएं, और ये रेड सी खुलवा नहीं सके, यहां तक कि इनको अपने वॉरशिप्स को लेकर भागना पड़ा, और इतनी तेज भागे कि इनका एक F-35 जो है वो समंदर में गिर गया, और जिस ट्रैक्टर से बंधा हुआ था वो भी गिर गया। ये हौती से हाथ जोड़कर भागे। आप हमास को देख लीजिए, अमेरिका, यूरोप, डेल्टा फोर्सेस, ये सब लगने के बाद आज तक उनकी टनल्स को पूरी तरीके से नहीं खत्म कर सकी, और आज भी 30 से 40 हजार फाइटर जो हैं, जो प्रॉक्सी आप कहते हैं जिनको, ईरान की, वो स्टैंड कर रही है। आप देख लीजिए अब इराक की हश्द अल-शाबी। तो हश्द अल-शाबी को अगर आप देख लेंगे तो हश्द अल-शाबी ने क्या किया, उन्होंने गजा के अंदर हैफा पोर्ट के ऊपर सन्नाटा पैदा कर दिया। एक तरफ से यमन के मिसाइल्स आके गिर रहे थे हौती के, एक तरफ से हश्द अल-शाबी के। दूसरी प्रॉक्सी आप देख लीजिए हिजबुल्लाह की शक्ल में। हिजबुल्लाह ने ईंट से ईंट बजा दी। ये तो लेबनान गवर्नमेंट की गद्दारी है, वरना हिजबुल्लाह के मिसाइल्स बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ऊपर गिरे हैं। भागी है वहां से इजराइल की फौज। तो उनकी प्रॉक्सीज कोई भागने वाली नहीं है, वो पूरी तरीके से लड़ेगी। अब रह गई इराक की बात है, तो आज आपके सामने उसका जिंदा सबूत है कि अमेरिका को इराक के बेस को खाली करके जाना पड़ा। ये किसका खौफ है? ये वहां पर जो ईरान की प्रॉक्सी है, ये उसका खौफ है। अब रह गई बात कि इराक और ईरान जो दोनों एक हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इराक और ईरान में वो मुकद्दस रोजे हैं
जिनका एहतराम दुनिया के तमाम अमन पसंद मुसलमान करते हैं, और इनकी सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कौन करता है? ईरान करता है। जब आपने देखा कि अबू बकर बगदादी इराक के अंदर रोज़े तोड़ने लगा, ब्लास्ट करने लगा, अंबिया के मज़ारात, सहाबा के मज़ारात तोड़ने लगा, तो किसने आके बचाया? जनरल कासिम सुलेमानी ने। तो इराक आज जो बचा है वो ईरान की वजह से है। इसलिए मैं कहता हूं कि ईरान और इराक एक है। पूरी कोशिश कर रहा है आपका अमेरिका, इजराइल, और जो एक टेररिस्ट उन्होंने जिसको अहमद अल शरा नाम दे दिया, जिसको सीरिया का सदर बनाकर बैठाया है, वहां दुनिया भर से आए हुए टेररिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इराक में हम इमाम हुसैन के रोजे को गिरा देंगे जो इराक के अंदर है। तो कौन डिफेंस कर रहा है? ईरान के जरिए जो इराक में प्रॉक्सी तैयार की गई है, हजदल शाबी। याद रखिएगा, इराक के अंदर भी एक आयतुल्लाह बैठे हैं खामनाई साहब के तरीके। अगर खामनाई साहब ईरान में बैठे हुए हैं तो सिस्तानी साहब इराक के अंदर बैठे हैं, और दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी जालिम ताकत के आगे नहीं झुकेंगे, और वो अपनी जान पर खेलकर इराक को बचाएंगे। वजह यह है कि इराक के अंदर इमाम अली का रोज़ा है, इमाम हुसैन का रोज़ा है, हज़रत अब्बास का रोज़ा है, तमाम जितने मुक़द्दस मुकामात हैं वो वहाँ के ऊपर हैं, और उन सब को ये अमेरिका और इजराइल के पेरोल पर पलने वाले तमाम तकफीरी दहशतगर्द जो मज़ारात के दुश्मन हैं, जो अमेरिका इजराइल के पीछे छिपे हुए हैं, ये सब ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है वो पूरी तरीके से ईरान और इराक एक साथ मिलकर खड़ा रहेगा। ये तो अगर टर्की ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, जॉर्डन ने गद्दारी करके बशर असद की हुकूमत को न ख़त्म किया होता, और फ़िलिस्तीनियों की और ईरान की प्रॉक्सी की सप्लाई लाइन न काटी होती, तो मजाल नहीं थी कि आज अमेरिका इस तरह से ईरान की घेराबंदी करता, या इजराइल की इतनी औकात थी कि वो ईरान से जंग लड़ने के बारे में सोच भी सकता। ये सब जो है सीरिया की गवर्नमेंट को गिराने के लिए जिन जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था और बशर असद को हटाकर टेररिस्ट जौलानी को ले आए, ये सब उसकी देन है। और ईरान की प्रॉक्सी जो है दुनिया भर के तमाम टेररिस्ट की दुश्मन है, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो लश्कर जंगवी हो, चाहे सिपाही सहाबा हो पाकिस्तान का, या एसटीएस का जौलानी हो। तो ये याद रखिएगा, ईरान और इराक के लोग जो हैं इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के दुश्मन हैं और इनसे लड़ेंगे। और इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को अगर किसी ने तैयार किया है तो वो अमेरिका, इजराइल, यूरोप और वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हकीकत में वो तकफीरी आइडियोलॉजी के लोग हैं, मज़ार दुश्मन लोग हैं, इन्होंने तैयार किया है, जिनसे पूरी तरीके से ये प्रॉक्सी लड़ती है। और यही प्रॉक्सी जो है फ़िलिस्तीन को और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने में पूरी तरीके से सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है, और ईरान के साथ इराक उसी तरह से खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब इस पूरी बातचीत के लिए। आपने वक्त दिया और बहुत तफसील से इस बारे में, बहुत विस्तार से इस बारे में हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। जो भी अपडेट रहता है हम उसके लिए आपके पास लौटेंगे और वक्त वक्त पर आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा तनाव से भरी है, बहुत ज्यादा कशीदा है, और इस पर लाइव हिंदुस्तान की नजर बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मुद्दे पर, मिडिल ईस्ट की हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।